नमस्कार। भारत जैसे आप जानते हैं इतने बड़े और विविध देश में एक सवाल हमेशा रहता है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच ये जो पैसा है इसका बंटवारा कैसे हो। मतलब वित्तीय संसाधन कैसे बांटे जाएं एकदम निष्पक्ष तर्कसंगत तरीके से। ये कोई आसान काम नहीं है, एक जटिल पहेली है समझिए। और इसी पहेली को सुलझाने, एक तरह का सामंजस्य बनाने के लिए हमारे संविधान ने एक खास इंतजाम किया है, वित्त आयोग। आज हम इसी महत्वपूर्ण संस्था की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत का वित्त आयोग संरचना और कार्य नाम के दस्तावेज से हैं। उसके कुछ अंश हैं। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि आखिर ये वित्त आयोग है क्या भला, बनता कैसे है, करता क्या है, सिफारिशें कैसे देता है, और हाँ, सबसे जरूरी, भारत के जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध हैं उनको संतुलित रखने में इसकी भूमिका क्या है, कितनी अहम है। जरा सोचिए एक मिनट, अगर केंद्र सरकार सारा टैक्स खुद ही रख ले और राज्यों को बस अपनी मर्जी से बिना किसी नियम कायदे के यूं ही पैसा दे दे तो कितना असंतुलन हो सकता है ना, कितनी खींचतान मच सकती है। बस यहीं पर इसी जरूरत को पूरा करता है वित्त आयोग। चलिए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहां से शुरू करें? शायद इसकी नींव से, इसकी संवैधानिक जड़ों से। ये आयोग आया कहां से और है क्या ये असल में? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 वो खास तौर पर वित्त आयोग के गठन की बात करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसे एक संवैधानिक दर्जा देता है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं, संविधान द्वारा स्थापित संस्था है। और इसकी प्रकृति अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल बताई गई है। अर्ध न्यायिक, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है सुनने में। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कोर्ट है क्या ये? नहीं, पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ वैसे काम करता है। अर्ध न्यायिक का मतलब है कि आयोग के पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। जैसे वो अपनी जांच पड़ताल के दौरान सबूत मांग सकता है, गवाहों को बुला सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के नुमाइंदों को सुन सकता है, उनकी दलीलें ले सकता है। ये सब इसलिए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से तथ्यों के आधार पर अपनी सिफारिशें दे सके। पर ये कोई फाइनल फैसला सुनाने वाली अदालत नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की फैक्ट फाइंडिंग और सुनवाई करने वाली एक्सपर्ट बॉडी है। और ये बनती कब है? हमेशा काम करती रहती है क्या? नहीं, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। संविधान कहता है कि भारत के राष्ट्रपति इसे हर 5वें साल या अगर उन्हें जरूरत लगे तो उससे पहले भी इसका गठन कर सकते हैं। मतलब आम तौर पर हर 5 साल के फाइनेंशियल साइकिल के लिए एक नया वित्त आयोग बनता है जो उस वक्त की आर्थिक स्थिति और जरूरतों को देखता है, उनका आकलन करता है। ये दिलचस्प है। तो मतलब हर कुछ साल में एक नई टीम आती है देश की बदलती आर्थिक नब्ज को पकड़ने। और जैसा स्रोत बता रहे हैं, अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये कितना जरूरी और लगातार चलने वाला काम है। अब आते हैं इसकी बनावट पर। कौन कौन लोग होते हैं इसमें? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और उनके साथ 4 और सदस्य, मेंबर्स। अच्छा, कुल 5 लोग। हाँ, कुल 5। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये नियुक्ति प्रक्रिया ही इसे एक उच्च स्तरीय और स्वतंत्र पहचान देती है, कह सकते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कोई फिक्स टाइम पीरियड है? देखिए, कार्यकाल उतना होता है जितना राष्ट्रपति अपने आदेश में बताते हैं। आमतौर पर जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता। और एक और बात, ये सदस्य दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट के पात्र होते हैं। अच्छा, यानी कोई सदस्य या अध्यक्ष अगले आयोग में भी आ सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो? जी हाँ। ठीक है। अब सवाल ये कि इन अहम पदों पर बैठ कौन सकता है? क्या कोई भी, या कुछ खास योग्यताएं चाहिए? हाँ, बिल्कुल योग्यताएं चाहिए। संविधान ने ये पावर संसद को दी है कि वो कानून बनाकर सदस्यों की योग्यताएं और चयन का तरीका तय करे। और संसद ने इसके लिए बाकायदा योग्यताएं तय की हुई हैं। अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि वो सार्वजनिक मामलों मतलब पब्लिक अफेयर्स में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। अच्छा, यानी जिसे देश के कामकाज, समाज, प्रशासन की गहरी समझ हो। बिल्कुल। और बाकी 4 सदस्यों के लिए, उनके लिए क्या अलग अलग फील्ड से लोग चाहिए? वहाँ बाकी 4 के लिए अलग अलग विशेषज्ञता चाहिए ताकि आयोग के पास एक बैलेंस्ड व्यू हो। जैसे एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो किसी हाईकोर्ट का जज हो या उस पद के लायक हो, ये लीगल एंगल देखता है। दूसरे सदस्य को सरकार के फाइनेंस और अकाउंट्स का खास ज्ञान होना चाहिए, मतलब सरकारी खजाने और हिसाब किताब की समझ। ठीक।
तीसरे सदस्य के पास वित्तीय मामलों और प्रशासन यानी फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू लाता है। और चौथा सदस्य? चौथा सदस्य अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ होना चाहिए, जो आर्थिक सिद्धांत और विश्लेषण लाए। वाह, ये तो काफी सोच समझकर बनाई गई टीम लगती है। कानून, सरकारी वित्त, प्रशासन, अर्थशास्त्र, चारों स्तंभों के विशेषज्ञ एक साथ। इससे ये पक्का होता होगा कि सिफारिशें सिर्फ हवा हवाई ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल हो, कानूनी तौर पर सही हो और लागू भी की जा सके। ये विविधता ही शायद इसकी ताकत है। बिल्कुल सही। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये आयोग करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, मुख्य काम क्या है इसका? देखिए, वित्त आयोग का सबसे मुख्य काम है भारत के राष्ट्रपति को कुछ बहुत ही जरूरी वित्तीय मामलों पर सिफारिशें देना, रिकमेंडेशंस देना। और ये सिफारिशें ही केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की रीढ़ होती हैं, कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पहला काम क्या है? पहला और सबसे प्रमुख काम है केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होगा ये बताना। मतलब जो टैक्स से नेट कमाई होती है, नेट प्रोसीड्स, उसका केंद्र और राज्यों के बीच वितरण कैसे हो। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कितना पैसा सेंटर रखेगा, कितना स्टेट्स को मिलेगा। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या? आयोग ये भी सिफारिश करता है कि जो हिस्सा राज्यों को मिलना तय हुआ है वो अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए, यानी किस राज्य को कितना मिले। इसके लिए आयोग कई फैक्टर देखता है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय में कितना फर्क है, जंगल कितने हैं, वित्तीय अनुशासन कैसा है, वगैरह वगैरह। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गया। तो पहला हो गया टैक्स का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच, जिसे वर्टिकल कह सकते हैं, और फिर राज्यों के आपस में हॉरिजॉन्टल। ठीक है। दूसरा मुख्य काम? दूसरा महत्वपूर्ण काम है उन सिद्धांतों को तय करना, उन प्रिंसिपल्स को बताना जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देगी, ग्रांट्स एंड एड जिसे कहते हैं। ये अनुदान भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड, ये क्यों जरूरी हैं? टैक्स बंटवारे के बाद भी इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार टैक्स बंटवारे के बाद भी कुछ राज्यों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर विकास के कामों के लिए, उतने पैसे नहीं होते। कुछ राज्यों की खास ज़रूरतें हो सकती हैं, या हो सकता है केंद्र सरकार किसी नेशनल गोल को पूरा करने के लिए राज्यों को मदद देना चाहे। अच्छा। ऐसे में ये सहायता अनुदान बहुत अहम हो जाते हैं। वित्त आयोग ये तय करने में मदद करता है कि ये अनुदान किन सिद्धांतों पर, किन जरूरतों को देखकर और किस राज्य को अंदाजन कितना मिलना चाहिए। ये राज्यों के बीच जो वित्तीय असंतुलन है उसे कम करने का भी एक तरीका है। ठीक है। तो टैक्स बंटवारा और सहायता अनुदान, ये दो मेन पिलर हो गए। तीसरा काम? तीसरा काम 1992 में जोड़ा गया था, 73rd और 74th संविधान संशोधन के बाद। हाँ, पंचायती राज वाले संशोधन। बिल्कुल। तो अब वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर भी उपाय सुझाता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को और मजबूत किया जा सके, उनको सप्लीमेंट किया जा सके। अच्छा, यानी लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की दिशा में भी इसका रोल है, ताकि विकास नीचे तक पहुंचे। बढ़िया। और चौथा काम? चौथा काम एक तरह से कोई अन्य मामला वाला है। मतलब राष्ट्रपति देश की अच्छी वित्तीय सेहत के हित में कोई और मामला भी आयोग को सौंप सकते हैं जिस पर उन्हें सलाह चाहिए हो। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और क्या कोई ऐसा काम भी था जो ये पहले करता था पर अब नहीं? हाँ, स्रोत में जिक्र है कि शुरुआत में 1960 तक आयोग कुछ राज्यों को असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जूट और जूट प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसके हिस्से के बदले में कुछ अनुदान देने का सुझाव भी देता था। पर यह एक टेम्पररी व्यवस्था थी, बस संविधान लागू होने के 10 साल के लिए। तो अब ये काम इसके दायरे में नहीं आता। ठीक है। तो ये हो गया आयोग के मुख्य काम। अब मान लीजिए आयोग ने अपनी सारी जांच पड़ताल करी, सिफारिशें तैयार कर ली, फिर क्या होता है? ये रिपोर्ट्स जाती कहाँ हैं? आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। सिर्फ रिपोर्ट ही रखते हैं या कुछ और भी साथ में होता है? रिपोर्ट के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, मतलब एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी रखा जाता है। इस ज्ञापन में सरकार बताती है कि उसने आयोग की सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया है,
मतलब कौन सी मानी, कौन सी नहीं मानी, और नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी लगता है कि संसद को भी पता चले कि सिफारिशों का हुआ क्या। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। क्या सरकार के लिए इन सिफारिशों को मानना कानूनी तौर पर जरूरी है? क्या ये बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर पूछा जाता है, और इसका जवाब है नहीं। वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, एडवाइजरी होती हैं। वो केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी मेहनत, इतने एक्सपर्ट्स, संवैधानिक दर्जा, और फिर भी ये सिफारिशें सिर्फ सलाह? तो फिर इनका वजन क्या है? क्या सरकारें इन्हें आसानी से अनदेखा कर सकती हैं? देखिए, सिद्धांत रूप में तो हाँ, सरकार बाध्य नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माननी ही पड़ेंगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है कि इन्हें हल्के में ले लिया जाए। जैसा कि सोत में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, उनके हवाले से कहा गया है कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिससे अर्ध न्यायिक होने की उम्मीद की जाती है, इसकी सिफारिशों को भारत सरकार को तब तक नहीं ठुकराना चाहिए जब तक कि बहुत ही मजबूत कारण न हो। अच्छा, यानी क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसकी प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष और विशेषज्ञता वाली है, तो इसकी सिफारिशों का एक नैतिक और राजनीतिक वजन होता है। सरकार इन्हें नजरअंदाज करने से पहले 100 बार सोचती होगी, क्योंकि उसे संसद में जवाब भी देना होता है। बिल्कुल सही। और परंपरा भी यही रही है कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की ज्यादातर मुख्य सिफारिशों को मान लेती है, खासकर जो टैक्स बंटवारे और सहायता अनुदान से जुड़ी होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दे या कुछ छोटी सिफारिशों को ना माने, लेकिन जो मूल ढांचा होता है उसे आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। और ये एक अच्छी परंपरा है। इससे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में एक स्थिरता आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में खासकर केंद्र और राज्यों के बीच ये जो पैसों का लेनदेन है, बंटवारा है, उसमें इस आयोग की जगह क्या है? इसे कैसे देखना चाहिए? हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे भारत में वित्तीय संघवाद यानी फिजिकल फेडरलिज्म का संतुलन चक्र माना था, बैलेंसिंग व्हील। वित्तीय संघवाद थोड़ा भारी शब्द है आसान भाषा में। आसान भाषा में मतलब केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का रिश्ता कैसा हो, उसका बंटवारा कैसे हो। जैसे एक बड़े परिवार में होता है ना, कमाई और खर्च का हिसाब किताब, वैसे ही देश के स्तर पर वित्त आयोग का काम इसी हिसाब किताब में संतुलन बनाना है। संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील, ये अच्छी उपमा है। ये संतुलन कैसे बनाता है? कई तरीकों से। पहला, ये केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए एक पारदर्शी नियम आधारित तरीका देता है। इससे मनमानी कम होती है। दूसरा, ये राज्यों की जरूरतों और केंद्र की जो देने की क्षमता है उसके बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। तीसरा, राज्यों के बीच जो पैसे को लेकर असमानताएं हैं उन्हें सहायता अनुदान वगैरह से कुछ हद तक कम करने की कोशिश करता है। ये पक्का करता है कि फाइनेंशियल रिश्ते प्रिडिक्टेबल हों, उनमें स्थिरता बनी रहे। लेकिन क्या इसकी भूमिका हमेशा इतनी साफ और असरदार रही है? मुझे याद है स्रोत में योजना आयोग का भी जिक्र था। हाँ, ये एक जरूरी ऐतिहासिक बात है। 2014 तक जब योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था, तब वित्त आयोग की भूमिका पर थोड़ा असर पड़ा था। योजना आयोग, जो कि ना तो संवैधानिक था ना ही सांविधिक, मतलब ना संविधान में जिक्र ना संसद के कानून से बना, वो भी राज्यों को विकास योजनाओं के लिए काफी पैसा देता था। तो क्या इससे कोई कंफ्यूजन या टकराव होता था? हाँ, होता था। डॉक्टर पीवी राजमन्नार, जिनका हमने जिक्र किया, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। दिक्कत ये थी कि राज्यों को पैसा दो अलग अलग जगह से मिल रहा था, वित्त आयोग से जो संवैधानिक था और योजना आयोग से जो बस एक सरकारी आदेश से बना था। इससे कई बार ये साफ नहीं होता था कि कौन सा पैसा किस आधार पर मिल रहा है, और क्या योजना आयोग के बढ़ते प्रभाव से वित्त आयोग का महत्व कम हो रहा है। मतलब केंद्र से राज्यों को जो पैसा जा रहा था उसमें काम और जिम्मेदारियों का एक तरह का ओवरलैप हो गया था। और अब तो खैर योजना आयोग है नहीं, उसकी जगह नीति आयोग है, नीति आयोग, जो 2015 में बना। और ये शायद एक अलग बातचीत का मुद्दा है कि अब वित्त आयोग और नीति आयोग के बीच तालमेल कैसे बैठ रहा है। बिल्कुल। हमने बात की थी कि अब तक 15 आयोग बन चुके हैं। क्या हम इसके इतिहास पर एक बहुत छोटा सा नजर डाल सकते हैं, पहले और सबसे हाल के आयोग के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। स्रोत के हिसाब से पहला वित्त आयोग 1951 में बना था और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इस आयोग ने 1952 से
1957 की अवधि के लिए सिफारिशें दी थीं। ये वो दौर था जब आज़ाद भारत अपनी वित्तीय व्यवस्था को अभी शक्ल दे ही रहा था। और सबसे ताज़ा 15वां? 15वां वित्त आयोग 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में बना और इसकी सिफारिशें एक लंबी अवधि 2020 से 2026 तक के लिए लागू है। बीच में आप जानते ही हैं, कोविड महामारी जैसी बड़ी चुनौतियां भी आईं, जिनका असर भी शायद आयोग को ध्यान में रखना पड़ा होगा अपनी सिफारिशों में। हाँ, बिल्कुल। पहले आयोग से लेकर 15वें तक का ये सफ़र दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, चुनौतियां सब कितना बदल गया है। हर आयोग ने अपने समय की सच्चाई के हिसाब से वो संतुलन बनाने की कोशिश की होगी। ये लगभग हर 5 साल पर भारत के आर्थिक नब्ज टटोलने और केंद्र राज्य वित्तीय रिश्तों को नए सिरे से देखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आखिर में अगर कोई संवैधानिक प्रावधान याद रखना चाहे तो कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं जो सीधे वित्त आयोग से जुड़े हैं? हाँ, ये जरूरी है। मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद सबसे अहम हैं। पहला, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280। ये वित्त आयोग के गठन, उसकी संरचना, नियुक्ति और कामों के बारे में बताता है। ये इसकी बुनियाद है। और दूसरा है अनुच्छेद 281, आर्टिकल 281। ये बताता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के सामने कैसे रखवाएंगे। हाँ, तो ये 2 अनुच्छेद ही वित्त आयोग की पूरी कहानी का संवैधानिक निचोड़ है। तो आज हमने भारत के वित्त आयोग की इस अहम दुनिया में वाकई काफी गहराई से गोता लगाया। हमने समझा कि ये सिर्फ कोई आम कमेटी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है और इसकी भूमिका भी, जैसा आपने बताया, अर्धन्यायिक है। हाँ, हमने देखा कि इसका गठन राष्ट्रपति हर 5 साल या जरूरत पड़ने पर पहले भी करते हैं। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा और सहायता अनुदान जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर सिफारिशें देना। और अब तो पंचायतों और नगरपालिकाओं को मजबूत करने के उपाय सुझाना भी इसका एक जरूरी काम बन गया है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि इसकी सिफारिशें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाह है। लेकिन फिर भी इसके संवैधानिक दर्जे और जो परंपराएं बन गई हैं, उनके कारण इन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वो जो आपने कहा संतुलन चक्र, वो कहना काफी हद तक सही लगता है। हमने योजना आयोग के साथ इसके पुराने टकराव और अब नीति आयोग के दौर पर भी थोड़ी बात की। बिल्कुल, पहले आयोग से लेकर 15वें आयोग तक इसने लगातार बदलते आर्थिक और राजनीतिक माहौल में केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम किया है। वित्तीय संबंधों को एक ढांचा और दिशा देने की कोशिश की है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें कि अगर वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी ही हैं, तो असल में उनकी प्रभावशीलता, उनका असर किन बातों पर निर्भर करता है? क्या सिर्फ वो संतुलन चक्र वाली संवैधानिक सोच और परंपरा ही काफी है, या फिर जैसे जैसे समय बदल रहा है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता की मांग बढ़ रही है, आर्थिक चुनौतियां और जटिल हो रही हैं, तो इसे और प्रभावी बनाने के लिए कैसे कुछ और अधिकार या शक्तियां देने पर विचार करने की जरूरत है? ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस चलती रहती है। ज्यादा अधिकार देने के अपने फायदे हो सकते हैं, जैसे सिफारिशें ज्यादा निश्चित रूप से लागू होंगी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार के पास जो वित्तीय लचीलापन है वो शायद कम हो जाए। संतुलन कहाँ हो, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो ये सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि क्या वित्त आयोग का जो मौजूदा सलाहकारी रूप है वो काफी है, या ऐसे और मजबूत बनाने की जरूरत है? इस पर विचार करते रहिएगा।